तो उत्तर प्रदेश छठे चरण के लिए वोट कर रहा। 49 सीटें, 7 जिले में वोटिंग इस वक्त चल रही है। पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा आज वोट कर रहा है और इसी बीच कई इलाकों से ईवीएम मशीनों में खराबी की खबरें भी मिल रही। मऊ में ईवीएम में खराबी की वजह से नसीरपुर का बूथ है जिसका नंबर 273 है, वहां पर वोटिंग रुकी हुई है। कुशीनगर में 2 बूथ ऐसे हैं जहां पर वोटिंग नहीं हो रही है। बलिया में भी कुछ जगहों से खबर है कि वहां भी मशीनों में खराबी आई है जिसकी वजह से वोटिंग रुकी हुई है। कुछ और आंकड़े आज से जुड़े हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये आज छठा चरण, 7 जिले 49 सीटें। गोरखपुर की सीट सबसे ज्यादा, यहां पर 23 उम्मीदवार हैं। मोहम्मदाबाद गोहाना से सबसे कम 7। चुनावी मैदान में कुल 635 उम्मीदवार हैं। छठे चरण में 160 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जिसका जिक्र अभी मनी पावर का कर रहे थे संजय कपूर साहब। 126 उम्मीदवार दागी हैं। कुल मतदाता 1,72,00,000 हैं जो छठे चरण में अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 95 लाख पुरुष मतदाता हैं, 78 लाख महिला वोटर्स हैं। 17,926 मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। महज 9% महिला उम्मीदवार हैं। महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत होती हैं, लेकिन वोट के वक्त चुनाव में टिकट देते वक्त तमाम राजनीतिक दल उनसे गुरेज करते हैं। 8 मार्च को आखिरी चरण का मतदान होना है और 11 को नतीजे आ जाएंगे। और छठे चरण की जो तस्वीर साल 2012 की है वो इस वक्त आपके सामने है। समाजवादी पार्टी ने उस वक्त 27 सीटें जीती थी, बीएसपी ने 9 सीटें जीती थी, बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई थी, कांग्रेस के पास 4 सीटें गई थी और अदर्स ने 2 सीटें हासिल की थी। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, यानी 27 + 4 यानी 31 सीटों को बचाने की चुनौती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर है। क्या यह मुमकिन है? क्या ये कर पाएंगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी तरफ से जो साफ तौर पर बातें कही गई इस अलायंस को लेकर के, शुरुआत में मुलायम सिंह नाराज थे इस अलायंस से, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो अखिलेश ने किया वो बेहतर है। लेकिन इंतजार करते हैं कि क्या फैसला उत्तर प्रदेश करेगा। अब वो नाम है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो बड़े नाम हैं, जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। संग्राम यादव एसपी से, अतरौलिया आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। नारद राय बीएसपी से, बलिया सदर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अंबिका चौधरी बीएसपी फेफना बलियाट से वो मैदान में है, बीएसपी के टिकट पर। राम गोविंद चौधरी बांसडीह बलिया से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। राधा मोहन दास वो बीजेपी के गोरखपुर शहर से उम्मीदवार हैं। विनय शंकर तिवारी बीएसपी के हैं, चिल्लूपार गोरखपुर से, चिल्लूपार जो एक सीट है गोरखपुर की, वहां से उम्मीदवार है। जबकि राजेश त्रिपाठी चिल्लापार से बीजेपी के उम्मीदवार है। मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी घोसी सीट से चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से आते रुद्रपुर देवरिया से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी पथरदेवा से, देवरिया की ये सीट है। सूर्य प्रताप शाही, ये तमाम बड़े नाम हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा है जहां पर बाहुबलियों का दबदबा है। उनमें एक भगवा रंग के लिबास पहनने वाले योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी जैसे नाम भी हैं। एक नाम अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि का भी आता है, हालांकि वो भी जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी भी खुद भी जेल में बंद है। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला साहब हैं। शंभुनाथ साहब, आपकी बात को मैंने बीच में रोक दिया था, आप जरा समझा रहे थे कि कैसे इस इलाके में इन तमाम लोगों का असर है। मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या आज के वक्त में भी ये सारी चीजें उसी तरीके से, जिस तरीके का पावर, जिस तरीके का पॉलिटिकल पावर, मनी पावर और तमाम सारी ताकतें होती थीं, वो आज भी वैसे ही एग्जिस्ट कर रही हैं क्या? देखिए, दिल्ली में बैठकर जो हम डॉन की व्याख्या करते हैं, हम एक्चुअली गॉडफादर से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है कि डॉन उसी तरह के होते होंगे, खून खराबा, ये सब। निश्चित तौर पे इन लोगों के पास पैसा है, पावर है और सत्ता को इन्फ्लुएंस करने की ताकत भी है कि इनमें से कोई कभी इस पार्टी से जुड़ा होता है, कभी उस पार्टी से, जो या तो केंद्र में सत्ता में होती है या राज्य में सत्ता में होती है। लेकिन एक और काम होता है, अगर ये पॉलिटिकल चुनाव लड़ रहे हैं, इट मीन्स इनका सिर्फ डर ही नहीं है, कुछ इनका बेस भी है। हम चाहे मुख्तार को ले लें और चाहे गोरखपीठ को ले लें,
गोरखपीठ भी कुछ मौकों पे सबको बुलाती है, खाना खिलाती है, गरीबों की सेवा भी होती है, गरीबों का मुफ्त इलाज भी होता है। ये सब गोरखपीठ में होता है। वैसे ही मुख्तार अंसारी के यहाँ भी उन्होंने तमाम सारे उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ा है जो पुराने सामंती ताकतों के कारण परेशान थे, जो पुराने सवर्णों के से परेशान थे, या पुराने जमींदारों जागीरदारों से परेशान थे, जो छोटे किसान थे, जो छोटे गरीब कमकर लोग थे, उनको जोड़ा भी अपने साथ। वरना वो कौमी एकता दल कैसे बना सकते थे? अगर कौमी एकता दल उन्होंने बनाया है तो इसका मतलब वो सिर्फ अपनी डानगिरी सुरक्षित रखने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं उनके अंदर पॉलिटिकल एम्बिशन भी है और उनके साथ उन्होंने कुछ लोगों को जोड़ भी रखा है। यही हाल योगी आदित्यनाथ का भी है। मठ ने अपने बहुत सारे जो लोगों को जोड़ रखा है, वो सब चुनाव के मौके पे काम करते हैं। ये सिर्फ यही नहीं कि गुंडागर्दी करके वोट लूटे। वो जमाने गए कि हम गए और हम तो फलाने इतने बड़े डान हैं और जितने चाहेंगे वोट हमको मिल जाएंगे। उस कारण से वोट नहीं मिलते। अब डान को भी अपना एक मानवीय चेहरा दिखाना पड़ता है, उसको बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करनी पड़ती है। ये सब बाकायदा हो रहे। तो डान की जो पुरानी व्याख्या है, मेरे ख्याल से वो भी यहां सेट नहीं होती है। इनका एक मानवीय चेहरा भी है। हाँ, ये अपराधी हैं, ये सत्ता में आते ही वो सब चेहरों के बावजूद अपराध भी करेंगे, प्लस बहुत सारे बड़े बड़े ठेके लेने की कोशिश भी करेंगे। जब मेरे ख्याल से हरिशंकर तिवारी ने सबसे पहले शुरू किया था कि राजनीति में 1985 में वो आए और उसके बाद कई बार मंत्री भी रहे, जबकि उसके पहले उस इलाके के बहुत बड़े डॉन थे। लेकिन डॉन जब वो राजनीति में आए तो उनका एक चेहरा भी बदला। जैसे कि वेस्ट यूपी में डीपी यादव का चेहरा बदल गया। अब हम उसको उस तरह से नहीं तय कर सकते। या मुख्तार अंसारी भले जेल में बंद हो, लेकिन अब वो चेहरा नहीं है जो कभी मुख्तार अंसारी का रहा करता होगा कि लोग उनके नाम से कांपते होंगे, डरते होंगे। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उनका एक मानवीय चेहरा भी है, तभी उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। तो इन सबको भी लोकतंत्र में चुनाव पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है और सजा न पा जाए। बीएसपी के साथ मेल भी किया है, पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, लड़ रहे हैं लोग भी। आप जाइए, अभी देखिए, आप अगर अपने रिपोर्टर को भेजिए तो लोग उनकी तारीफ करते मिलेंगे। तो लोग भी हैं और कोई ऐसा नहीं कि वो उन इलाकों के लोग जिन तक उनका फायदा पहुंचा, उनके जरिए फायदा पहुंचा है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। उनके जरिए तो और तारीफ करने वाले हैं, अगर बुरा कहने वाले हैं तो तारीफ करने वाले हैं, तभी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल तस्वीर बदली है, हालात थोड़े चेंज हुए हैं, लेकिन लोगों के बीच पैठ है, तभी इस तरह के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जेल में बंद हैं तो क्या, इन तमाम सारी चीजों के बावजूद। एक बार आपको फिर से हम जरा मणिपुर की तस्वीर दिखाते हैं। मणिपुर में भी आज वोटिंग चल रही है। 60 में से 38 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लोग लाइनों में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये विष्णुपुर की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक प्राइमरी स्कूल, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान करवाया जा रहा है। 60 सीटें हैं, बावजूद इसके जो है वो 2 चरणों में वोटिंग करवाई जा रही, क्योंकि मणिपुर में आज 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। विष्णुपुर की ये तस्वीरें, लोग अपने पहचान पत्रों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चेहरों पर मुस्कान लिए, थोड़ी सी शायद बारिश भी हुई है, सड़क भीगी सी नजर आ रही है, लेकिन लोग बारी का अपने इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी लाइनों में खड़े होकर के। तो मणिपुर आज वोट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग चल रही है। कुल 60 सीटें हैं मणिपुर में, जिसमें से 38 सीटों के लिए आज वोटिंग चल रही है। विष्णुपुर में जो मणिपुर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं थाउना ओजाम चाओ ने भी अपना वोट सुबह जाकर डाला, और वोट डालने के बाद किस तरीके का वो भरोसा जता रहे हैं अपनी जीत, अपनी पार्टी की जीत को लेकर के, जरा वो सुनिए आप। दिस इलेक्शन बीजेपी डेवलपमेंट में डिपेंड करेगा। पब्लिक वांट्स टू चेंज द गवर्नमेंट, 70% in favor of the BJP. I think this election BJP wants development, no bond, no blockade, and no corruption. That is BJP's program. आपको सुनिए, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर की जनता उनके साथ खड़ी है। अभी का सरकार का खराब है, न्यूज सरकार चाहिए।
और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने मणिपुर में अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद जाहिर की। जैसे तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियों की जीत की बात कर रहे हैं, ऑस्कर फर्नांडिस ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया। सुनिए जरा उनको। 3 बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार दे चुका है। लोगों का पूरा मदद सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को उधर मिल रहा है और इस बार दोबारा हमारा सरकार उधर आएंगे। उधर हमको एक बहुत समर्थक मुख्यमंत्री हमको लीडरशिप दे रहा है और उधर का प्रोग्रेस भी, मणिपुर का प्रोग्रेस बहुत बढ़िया है और लोगों का पूरा सपोर्ट का विश्वास हमको है। चलिए, सबको अपना अपनी अपनी जीत का भरोसा है, लेकिन इन भरोसों में से कोई एक भरोसा ही वो जो सच साबित होगा जब 11 तारीख को ईवीएम की मशीनें दोबारा खोली जाएंगी। बहरहाल एक बार फिर से लौटते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश की 49 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 7 जिले हैं। महाराजगंज एक जिला है जहां 5 सीटें हैं, कुशीनगर में 7 सीटें हैं, गोरखपुर जिले में 9 सीटें हैं, देवरिया में 7 सीटें जिसमें से समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें भी मौजूदा वक्त में, आजमगढ़ में 10 सीटें जिसमें से 9 समाजवादी पार्टी के पास है, मऊ में 4 सीटें हैं जहां से मुख्तार अंसारी और यहीं की एक सीट है घोसी, वहां से उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। बलिया की 7 सीटें हैं। जो अहम नाम है वो भी बहुत दिलचस्प हैं। नौतनिया से अमन मणि त्रिपाठी, वो खुद जेल में हैं। मऊ से मुख्तार, वो खुद जेल में बंद हैं लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये कुछ खास चीजें छठे चरण से जुड़ी हुई ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मऊ की जो सीटें हैं वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आजमगढ़ की सीटें अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़। आजमगढ़ की जो 10 सीटें हैं उसमें से 9 जो हैं वो एसपी के पास हैं मौजूदा वक्त में। निजामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज, लालगंज, मेहनगर। और यह भी दिलचस्प है कि मुलायम सिंह यादव इस इलाके में गए थे, अपना इलाका एटा, मैनपुरी और का इलाका छोड़ करके। देवरिया की सीटें रुद्रपुर, देवरिया, पथरदेवा, रामपुर, करखाना। और गोरखपुर में कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर देहात, सहजनवा, ये तमाम सीटें, कुल 9 सीटें हैं गोरखपुर में। कुशीनगर में खड्डा, पडरौना, तमकुहीराज, फाजिल नगर। पडरौना की सीट भी काफी अहम है। हाटा, रामकोला, कुशीनगर। महाराजगंज में फरेंदा, नौतनवा वही सीट है जहां से अमन मणि चुनाव लड़ रहे हैं। सिसवा, महाराजगंज, पनियारा। तो ये इस इलाके की पूरी मुकम्मल तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। कौन कौन सी सीटें, वो डिटेल भी हमने आपको बताई। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से सियासत को देख रहे हैं। बहुत सारे चुनाव शंभुनाथ साहब देख चुके हैं, उनके जेर निगरानी बहुत सारे चुनाव हो चुके हैं जिनमें उन्होंने कवरेज की है। शंभुनाथ साहब, 49 सीटों में से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास अगर मिला दें तो 31 सीटें पिछले दफा नजर आती हैं साल 2012 में। इस दफा दोनों साथ में अगर हैं, कितनी सीटें बचा पाएंगे? आपको क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? देखिए, अब ये कोई भी नहीं बता सकता कितनी सीटें बचा लेंगे। हर सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो कुछ ताकत क्षीण हो रही है, कमजोर हो रही है, उसकी वजह है कि जैसे अब अंबिका चौधरी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं फेफना से, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई यानी हर पार्टी का बागी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। ये इसलिए बड़ी विचित्र है क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर जो एक कलह हुई, उसका नुकसान भी हुआ। खुद मुलायम सिंह जी कहीं प्रचार के लिए नहीं गए, खुद शिवपाल सिंह यादव कहीं प्रचार के लिए नहीं गए। कितनी भी इनकी कहा जाए कि नहीं इनकी इमेज ठीक नहीं है और वो युवा और उत्साही हैं, ठीक है, अखिलेश जी युवा और उत्साही हैं, सब बातें सही हैं, लेकिन एक जो पुराने लोग थे उनका एक अपना औरा था, उसके कारण बहुत से लोग जुड़ जाते थे, तो उनका नुकसान भी तो हुआ है।
दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि नहीं नहीं इसका फायदा तो फलान अमुक पार्टी को मिल गया, ये भी नहीं कहा सकता, क्योंकि जब कांग्रेस से गठबंधन हुआ है तो कुछ फायदा भी हुआ होगा। फायदा इन द सेंस कि बीच में जो खुद अखिलेश जी की इमेज थी वो थोड़ा सा मुस्लिम उनके साथ नहीं जुट रहा था, लेकिन कांग्रेस के जुड़ जाने से, खासतौर पे गुलाम नबी आजाद साहब जब जिस तरह से एक्टिव हुए, उनके जुड़ जाने से मुस्लिम वोट बैंक भी तो थोड़ा शिफ्ट हुआ, जो कांग्रेस और सपा गठबंधन को मिलेगा। भले उससे सपा की सीटें कम हुई, जैसे एक 298 अब लड़ रहे, लास्ट टाइम 403 पे लड़ रहे थे, तो ये सब चीजों के बावजूद भी ये माना जाए कि नहीं उनको नुकसान हुआ, कि नहीं उनको घाटा हुआ, यानी जितना नुकसान हुआ होगा शायद उतनी उसकी भरपाई कांग्रेस ने कर दी होगी, और दोनों मिलकर अगर आगे सरकार चलाएंगे, अगर बन जाती है खुदा न खास्ता, तो बेहतर है। उसी तरह बीजेपी में देखिए, बीजेपी का जो मामला है, बीजेपी में सिर्फ कोई दिखाई पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं, और कोई नहीं देख, सब जगह वही दिखाई पड़ते हैं, सब जगह वो रैली जाते हैं। जो उनकी लोकल लीडरशिप है या जो उनकी स्टेट लीडरशिप है, उसका कोई बड़ा नाम हमें बहुत सामने नहीं आता। कभी लगता है कि योगी आदित्यनाथ पावरफुल है, कभी लगता है कि अनुप्रिया पटेल भी अपने इलाके में ताकतवर हैं, कभी लगता है कि कलराज मिश्रा ताकतवर हैं, लेकिन ओवरऑल यूपी में किसकी शक्ल बनेगी अभी कुछ नहीं कहा सकता है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, वहां मायावती जी का नाम क्लियर है कि भाई वो एक छत्र नेता है अपने, और अगर कुछ होता है तो वही मुख्यमंत्री बनेगी। तो ऐसी स्थितियों में कुछ कह दिया जाए किसको नुकसान हो जाएगा, किसको फायदा हो शंभुनाथ जी, जाएगा, आपने एक थोड़ा जिक्र मुश्किल किया है। दल बदल का, जो कुछ भी होगा उसमें जी ठीक है। शंभुनाथ जी, वोटर के जहन में क्या होता होगा? मैं इलाहाबाद में था, सबसे ज्यादा उलझन मुझे इलाहाबाद में ये दिखी कि वहां पर जब चौथे चरण की वोटिंग इलाहाबाद में चल रही थी, मैं वहां मौजूद था, जो एन वक्त पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी में जो शफल होता है, लोग इधर से उधर जाते हैं, दल बदलू जो तमाम लोग होते हैं, उनके लिए जो वोटर है उसके जहन में क्या होता है? एक वोटर के तौर पर भी इसको बताइए, और एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से आप इसे कैसे देखते हैं? क्या चल रहा होता है लोगों के जहन में कि जो कल तक समाजवादी पार्टी के साथ था उसने बीजेपी का दामन थाम लिया, जो बीजेपी के पास था वो एसपी के पास आ गया? ऐसी तमाम मिसालें इलाहाबाद में मुझे मिली, और तरफ भी हैं। देखिए, तीन तरह के वोटर होते हैं, तीन तरह के वोटर होते हैं। एक तो उस वोटर के अपने लोग, उसकी अपनी बिरादरी के लोग भी हो सकते हैं, उसके अपने करीबी लोग हो सकते हैं, वो तो वोट फिर देते ही हैं, अगर वो चाहे रेबल के तौर पर खड़ा हो चाहे जहां खड़ा हो। दूसरा जो पार्टी के लोग होते हैं और सोच लेते हैं कि हमें इसी पार्टी को वोट देना है, वो अपनी पार्टी को वोट देते हैं। तीसरे वो होते हैं जो तय करते हैं कि हमारा वोट कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, उनका अपना एक वोट बैंक होता है। एक जो चौथा है जो कहीं नहीं होता, जैसे हवा देखी कि जिसकी हवा चल रही है उसके साथ हो रहा है। आमतौर पे हुसैन जी ज्यादातर लोग उसी तरह के होते हैं, जिधर देखी उधर बैली है जी, अगर हवा इस पार्टी चल रही तो उस पार्टी के साथ चले गए। वरना 2014 में ऐसा ना होता कि जिस पार्टी को 2012 के चुनाव में इस पूरे इलाके में जहां आज चुनाव हो रहे हैं 15% वोट मिले थे, 2014 में अचानक 42% मिल गए। तो ये हवा से भी डिपेंड करता है और इस तरह के वोट होते हैं। लेकिन रिबेल कुछ भी करे, वो जीत ना पाए, लेकिन वोट तो काटता है, इसमें कोई शक नहीं। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा रिबेल होंगे उसको नुकसान तो होगा जी। बेशक, लेकिन ये उलझन जो है मतदाताओं के मन में जरूर होती है। शंभुनाथ जी मेरे साथ जुड़े, में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बात सियासत की अगर हो रही है, मौसम चुनाव का है, फिर भी राजनेताओं को ऐसे वक्त में भगवान याद ना आए, ये कैसे मुमकिन है? ऐसे वक्त में तो भगवान याद आते हैं जब मुश्किल पड़ती है। पीएम मोदी का आज काशी में दौरा है, जहां वो रोड शो के साथ साथ बाबा काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन के लिए भी जाएंगे और बाबा से यूपी चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेंगे। वैसे पीएम मोदी पहले भी काशी दौरे के दौरान बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन काल भैरव के दरबार नहीं गए थे, इस दफा जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वाराणसी में पीएम के कई और कार्यक्रम हैं, जो कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं कि जिसमें कुछ अड़चनें आई हैं। विद्वानों ने काल भैरव का दर्शन नहीं करने के लिए कहा है, जिसके बाद पीएम इस बार बाबा काशी विश्वनाथ के साथ वाराणसी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में भी मत्था टेकेंगे। बहरहाल चुनाव का वक्त है, बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, तो जाहिर सी बात है भगवान का सहारा तो बहरहाल चाहिए ही चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के सांसद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी भगवान विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। काल भैरव के भी दर्शन पूजन की सूचना है, तो निश्चित रूप से हम भी उनके लिए मंगल कामना करते हैं कि भगवान विश्वनाथ के दरबार में आने पर
जो भी उनकी कामना हो, उनके दीर्घायु के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, भारत के विश्वगुरु पद पर पुनः आरूढ़ होने के लिए, समस्त भारतवासियों के कल्याण के लिए और राष्ट्र में सुख शांति सौमनस्य के लिए वो पूजन करेंगे और भारत जो है वो अनवरत आबाद गति से उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता जाए, बस यही कामना होगी। सूचना है कि वो मध्याह्न में आएंगे और भगवान विश्वनाथ का सविधि षोडशोपचार विधि से पूजन और एक रुद्र सूक्त के मंत्रों से अभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री जी सुबह काशी पहुंच जाएंगे और 9 बजे BHU सिंह द्वार से निकलते हुए रविदास गेट, लंका, 80, भदैनी, सोनारपुरा, गोदोलिया, बांस फाटक और ज्ञान वापी होते हुए अपने काशी के नागरिक भाइयों बहनों को मिलते हुए 9 बजे BHU के सिंह द्वार से निकल करके रास्ते में काशी के मतदाताओं का दर्शन करते हुए बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं वो। पीएम मोदी थोड़ी देर में रोड शो की शुरुआत करेंगे। हालांकि जो वक्त बताया जा रहा था पीयूष गोयल और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, वो वक्त निकल चुका है। कुछ देर हो चुकी है। 9 बजे का कार्यक्रम था उनका BHU के जो गेट है उससे निकलने का, लेकिन वहां से शुरुआत होने का, लेकिन कुछ देर से पहुंचे हैं। बहरहाल बाबतपुर एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं और कुछ वक्त के बाद जैसे ही उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी वो तस्वीरें में आप तक लाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि प्रधानमंत्री बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंच चुके हैं। वो कुछ ही देर में बनारस पहुंचेंगे। तो वाराणसी में रैली को लेकर प्रधानमंत्री के जो विरोधी हैं वो निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री के विपक्ष जबकि इल्जाम ये लगा रहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए पीएम हताशा में वाराणसी में रैली कर रहे हैं। पीएम वाराणसी में 3 दिन तक रहने भी वाले हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करने जाएंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया है। ये दर्शाता है कि मोदी जी बौखलाए हुए हैं, झुंझलाए हुए हैं और घबराए हुए हैं। हार का सामना देखकर सेनापति मोदी जी अब अपने संसदीय क्षेत्र को बचाने में लगे हैं। 33 महीने में अगर बनारस में कोई काम किया होता तो ये नौबत ना आती। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के संभावित चुनाव नतीजों से निराश हैं और हताशा में ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं कि इसका महत्व इसलिए है कि इसमें प्रधानमंत्री का क्षेत्र वाराणसी भी आता है और वाराणसी पे सबकी आंखें लगी हुई हैं। 2 दिन से चर्चा चल रही है मीडिया में भी कि क्या वाराणसी की हालत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुधरी है और उस संबंध में दोनों तरफ से बयान आते हैं। मगर अब देखना यह है कि वोटर किस तरह से प्रधानमंत्री की जो भी उन्होंने समाज के लिए वहाँ किया है उसको प्रशंसा करता है या टिप्पणी करता है, ये इसका अंदाजा तो 11 मार्च ही को होगा। चलिए, ये सब तो सियासी इल्जाम है बहरहाल, लेकिन मुझे पंडित श्रीकांत मिश्र साहब जो बाबा विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं उनकी बातें याद आ रही हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। हमारे साथ शंभुनाथ जी हैं। शंभुनाथ जी, ये बाबा विश्वनाथ साहब के दर्शन के लिए आज जाएंगे पीएम, ये इसमें आप कुछ सियासत की भी वो देख रहे हैं या ये एक आत्मीय और धार्मिक लिहाज से ही इसको आप देखते हैं? देखिए, चुनाव के मौके पे एक लोकतंत्र में मंदिर और मस्जिद नहीं जाना चाहिए, इसे नहीं जाना चाहिए। चलिए, आपने एक लाइन में बात खत्म कर दी है। हाँ ना, नहीं जाना चाहिए। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, शंभुनाथ साहब आप बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री बाबतपुर पहुंच चुके हैं, कुछ ही वक्त में उनके रोड शो की शुरुआत होगी। आज बाबा विश्वनाथ के वो दर्शन भी करेंगे। शंभुनाथ साहब का रिएक्शन उस पर आपने सुन लिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी अजिता कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी।